हेलो डियर ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर्स आर इजी। दिस इज़ मनीष कुमार दास। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरा जो स्ट्रक्चर है इसी फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड पे वर्क करता है, मतलब उसका एनालिसिस। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे स्ट्रक्चर सारीजी, और कॉपी और पेन आप लोग लेके बैठिएगा ताकि कोई भी पॉइंट, सारा पॉइंट को लिखना जरूरी है बिकॉज क्रैश कोर्स चल रहा है और हम लोग को 20 डेज के अंदर सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड में। ओके, सो पहला फोर्स मेथड, दूसरा डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड को जो है उसका बहुत सारा नाम है। जैसे कि पहला नाम है कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, बहुत कॉम्पैटिबिलिटी मेथड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। दूसरा है कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। बट डिस्प्लेसमेंट मेथड को हमेशा स्टिफनेस मेथड बोला जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए, ये टू द पॉइंट सेमेस्टर के लिए ओरिएंटेड है और आपको इंटरव्यूज़ जो है, इंटरव्यूज़ में भी जनरली पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस को, तो इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा और समझिएगा बात को। जहाँ प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में राइट भी कीजिएगा। दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज अननोन्स आर फोर्स। मतलब इन फोर्स मेथड द अननोन पैरामीटर्स आर फोर्स। फोर्स मीन्स व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? दैट इज रिएक्शन, सॉरी, दैट इज रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, राइट। और इन डिस्प्लेसमेंट मेथड द अननोन्स पैरामीटर्स आर डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि नाम है, आप देख सकते हैं नाम जो है वही मेरा अननोन रहता है ना। और उसके अलावा जो पैरामीटर्स रहता है उसको हमको फाइंड आउट करना रहता है। तो अननोन पैरामीटर क्या रहता है? रिएक्शन रहता है, बेंडिंग मोमेंट रहता है, शियर फोर्स रहता है किसमें? फोर्स मेथड में। और डिस्प्लेसमेंट में क्या रहता है? डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। ओके, और ये कैसे निकलेगा तो ये भी आगे डिफरेंस में आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फोर्स डिस्प्लेस, अब देखिए तीसरा पॉइंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस आर रिटेन एंड सॉल्यूशन ऑफ अननोन फोर्सेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन। मतलब इसमें कौन कौन सा चीज अननोन था? कौन कौन सा चीज अननोन था? तो रिएक्शन अननोन था, सॉरी, रिएक्शन अननोन था, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स अननोन था। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इस अननोन पैरामीटर्स को निकालेंगे, है ना। और इसमें क्या क्या अननोन था? डिस्प्लेसमेंट में डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो फोर्स, तीसरा पॉइंट इसका देखिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस आर रिटेन एंड सॉल्यूशन ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब इसमें कौन सा इक्वेशन का यूज होगा? इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज होगा। किसको निकालने के लिए? ये डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए, है ना। और इसमें इसमें क्या चीज का यूज होगा? कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन का यूज होगा। किसको निकालने के लिए? रिएक्शन को निकालने के लिए। इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज होगा किसको निकालने के लिए? स्लो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए, है ना। ओके, चौथा है, चौथा पॉइंट जो है दैट इज वंस अननोन। चौथा पॉइंट, वंस अननोन फोर्सेस आर ऑब्टेन्ड और नोन, अगर पता चल जाता है, देन रिएक्टिव फोर्सेस लाइक बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ईटीसी आर फाउंड यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब देखिएगा आप, एक चीज कंफ्यूजन होगा। इससे जस्ट पहले हम बोले थे कि ये जो रिएक्शंस निकाला जाता है, ये जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जो फोर्स निकाला गया था, ये कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन से निकाला गया था। कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन से क्या चीज को निकाला गया था? फोर्स को, अननोन पैरामीटर जो था। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, उसको क्या चीज निकाला? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। लेकिन जस्ट अभी क्या बोल रहा है उसमें आप लोग हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अभी अब क्या बोल रहा है कि, सॉरी, अब क्या बोल रहा है कि अननोन फोर्स अगर पता चल जाए हमको, तो रिएक्टिव फोर्स जो है, रिएक्टिव फोर्स के बारे में बात कर, लाइक बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकालेंगे और इसमें लोड डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालेंगे। अगर अननोन्स मेरा निकल गया, अननोन इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो उसको हम लोग लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से निकालेंगे। अच्छा, फोर्स मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन, वो कब एप्लीकेबल होगा? जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होगा? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी से छोटा होगा, राइट। मतलब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी छोटा होगा किससे? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। कौन सा मेथड में? फोर्स मेथड में, है ना। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या हो जाएगा ये? जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगा?
बड़ा हो जाएगा किससे, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से, देन ओनली दिस मेथड इज एप्लीकेबल। करेक्ट। ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। एग्जाम्पल्स क्या क्या है फोर्स मेथड का एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है, पहला है कैस्टिग्लियानोज थ्योरम। आप लोग को दूसरा यूनिट जो मैं बताया था जाते जिसमें कि हम लोग वेरियस प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड थ्योरम लिखे, तो उसमें कैस्टिग्लियानोज थ्योरम था। इसी कैस्टिग्लियानोज थ्योरम का दूसरा नाम है दैट इज मेथड ऑफ लीस्ट वर्क। करेक्ट। सो कैस्टिग्लियानोज थ्योरम जो है ये एग्जाम्पल है किसका, फोर्स मेथड का। दूसरा स्ट्रेन एनर्जी जो है ये भी एग्जाम्पल है फोर्स मेथड का। उसके बाद आपका कॉलम एनालॉजी मेथड है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड है। उसके बाद कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड है। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड को भी फोर्स मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। ओके, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड को भी हम लोग फोर्स मेथड बोलते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड है और कॉलम एनालॉजी मेथड है। जबकि एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है उसका एग्जाम्पल है, मैं जब स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग वीडियो में डिस्कस कर रहा था उस टाइम में बताया था, स्लोप डिफ्लेक्शन जो आता है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड का एग्जाम्पल है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्प्लेसमेंट मेथड का है। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी डिस्प्लेसमेंट का है और कैनीज मेथड भी डिस्प्लेसमेंट का है। अब ये होता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है, उसको हम लोग को समझना है। ओके, अब एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल लिए, उसको आप लोग समझ सकते हैं और इजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पैक्टिबिलिटी, लोड डिस्प्लेसमेंट एंड इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच और नीट स्ट्रक्चरल डायग्राम। मान के चलिए एक हम कैंटिलीवर बीम लिए जहाँ पे एक लोड आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक लोड लग रहा है, सॉरी यहाँ पे एक लोड लग रहा है, दिख रहा है ना, W किलोन्यूटन लोड लग रहा है। इस लोड लगने के कारण क्या हो जाए, और एक यहाँ पे रोलर सपोर्ट है ना, रोलर सपोर्ट ये दिख रहा है आपको, रोलर सपोर्ट है यहाँ पे, ये जो दिख जो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये रोलर सपोर्ट है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा होगा तो ये रिएक्शंस क्या है, तो पहला जो लोड यहाँ पे लग रहा है, इस लोड को हम इस फिगर में दिखाए, करेक्ट। फिर हम ऐड किए और फिर हम ये जो रिएक्शन, उसके बाद जो रिएक्शंस बन रहा है ये रिएक्शंस, उसको हम लोग यहाँ इस फिगर में लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर इक्वेट हो जाएगा। तो जब ये लोड यहाँ पे लग रहा है इंडिविजुअल, तो एक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, आपको अभी बताया था कि इलास्टिक कर्व ऐसे फॉर्म होगा, डिफ्लेक्शन निकलेगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे एक अननोन सिंगल रिएक्शन लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे जाएगा जस्ट अपोजिट, और ये हो गया अपवार्ड डिफ्लेक्शन, है ना, अपवार्ड डिफ्लेक्शन। सो आप लोग डिफ्लेक्शन निकाले होंगे जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे, तो ये डिफ्लेक्शन कैसे निकलता है विद द हेल्प ऑफ मैकॉलेज मेथड, उसके बाद डबल इंटीग्रेशन मेथड, उससे आप लोग निकाले होंगे, तो इस पर हम उतना फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जब हम लोग मेथड्स एंड प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे सेकेंड मॉड्यूल में, तब वहाँ पे हम लोग बताएंगे ये कैसे आया, यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन WL³/3 है और RL³/3 है, राइट। इसको हम लोग एक्सेस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कितना हुआ, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो गया WL³/3 है, और अपवर्ड डिफ्लेक्शन कितना हुआ RL³/3 है। इसको मोमेंट एरिया मेथड से भी निकाल सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, मैकॉलेज मेथड से भी निकाल सकते हैं अभी तक के लिए। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग वेरियस मेथड्स को भी पढ़ेंगे। तो ये इक्वेशन रिलेशनशिप क्या हो गया, लोड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप हो गया आपका। लोड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप में आ गया आपका RL³/3 और WL³/3। इसको हम लोग बोलते हैं लोड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। आप देखिएगा, आप कैसे आप बोलिए कि लोड डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मान के चलिए डेल्टा डी इक्वल्स टू क्या हो गया WL³/3EI, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कि ये जो W है ये लोड है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो लोड, तो ये क्या हो गया लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया, करेक्ट। इसीलिए इसको यहाँ पे लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में रखा गया है, ठीक है। अब आपका दूसरा क्या है,
कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हो गया, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन और अपवर्ड डिफ्लेक्शन दोनों को क्या किया, वो एडप्ट कर लिया। मतलब जो अननोन इक्वेशन था, अननोन रिएक्शन था, दैट इज आर, और जो नोन फोर्स था दैट इज डब्ल्यू, दोनों को इक्वेट किया तो वहां से मेरा रिएक्शन निकल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा, आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। और ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल, ये तो बहुत ईजी। तीसरा क्या है, तीसरा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो गया कि देखिए, आप फिगर को पहले देखिए, पहले हम फिगर को फिर से हम एक बार दिखाना चाह रहे हैं। फिगर देखिए, ये फिगर है, यहाँ पे एक एक्सिस ले लिया है, सेक्शन ले लिया है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एक सेक्शन ले लिया है हैविंग एक्स 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 डैश। तो इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा उसको निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ का जो रिएक्शन होगा तो आर इंटू एक्स, ये जो डिस्टेंस है एक्स, माइनस डब्लू इंटू एक्स होगा ना। डब्लू यहाँ पे लोड लग रहा है, ये जो लोड लग रहा है यहाँ पे डब्लू, तो डब्लू इंटू एक्स, मोमेंट मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग आगे फिर हम लोग बढ़ रहे हैं, दैट इज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लोड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप का और भी बेहतर एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई एक कैंटिलीवर बीम है, लाइक दिस कैंटिलीवर बीम है, तो इसमें यूडीएल पूरा लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है पूरा। तो इसमें इस एंड पे तो कोई भी स्लोप नहीं होता, पहले ही पता था, यहाँ पे स्लोप जनरेट हो रहा है। तो हम लोग ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का यूज़ किए हैं। ये अभी आप लोग को क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तब आप लोग इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मोमेंट इक्वल्स टू हिंज पे जो रहता है मोमेंट क्या रहता है, जीरो रहता है ना। हिंज पे मोमेंट क्या रहता है, यहाँ पे अननोन पैरामीटर्स है स्लोप, हिंज पे मोमेंट क्या रहता है, जीरो रहता है, एम इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे ये एम जीरो हो गया, मतलब एम बी ए एम, यहाँ पे ये मान के चलिए ए है और ये सॉरी ये ए है और ये बी है, तो मोमेंट टुवार्ड्स दिस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एम बी ए हो जाएगा, होगा ना, एम बी ए। तो एम बी ए हो गया, एम बी ए इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो हुआ। तो जीरो जब भी हुआ तो ये क्या हो गया फॉर्म आपका, एम एफ ए वी का वैल्यू आ गया, एम एफ ए वी का वैल्यू आ गया, कितना आया, -4 EI थीटा बी बाई एल। अब एम एफ ए बी मतलब फिक्स इन मोमेंट हमको ऑलरेडी पता है कि मैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, माइनस नहीं है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 इक्वल्स टू ये। अब यहाँ से आपको थीटा भी इजीली निकल गया, करेक्ट। सो इसी को हम लोग बोलते हैं, सो वी कैन से, यहाँ पे देखिएगा, सो अननोन डिस्प्लेसमेंट थीटा बी और एम ए बी कैन बी फाउंड यूजिंग लोड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, करेक्ट, सही है, ओके। सो अगले वीडियोज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब पोर्टल के साथ, स्ट्रक्चर्स आर इजी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और कभी लाइव आके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर एक वीडियोज़ सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे उसके लिए। थैंक यू सो मच, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्ट्रक्चर्स आर इजी।